गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कल हम लोग फिर से उत्तर वैदिक काल का पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आप जानते हैं कि जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा, लेकिन ऋग्वैदिक काल के जनजीवन और उत्तर वैदिक काल के जनजीवन में काफ़ी अंतर पाया जाता है। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था एक सभ्य समाज था, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे जाते हैं यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है। जब तक आप जुड़ते जाते हैं तब तक मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे जो सीजी टेट और सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे होंगे, तो हमारे सादी पीएससी एकेडमी सीजी टेट के प्रिपरेशन के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ लेकर आई है। चूँकि अगर आप अपने आप का आकलन करना चाहते हैं, आपको अगर समझना है कि आप कितनी पानी में हैं, कितनी गहराई में हैं, कितना आता है आपको, ठीक है, तो अपने आप को परखने के लिए टेस्ट दिलाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर, ठीक है, हमारा ये टेस्ट सीरीज़ दिला सकते हैं, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सीजी टेट, सीजी पीएससी प्रीलिम, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3, मंडी उप निरीक्षक जैसे इत्यादि सारे कोर्स की सुविधा हमारे सादी पीएससी एकेडमी में मिल जाएगी। और आजकल हमारे यहाँ अभ्यास बैच भी स्टार्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो अभ्यास बैच के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अभ्यास बैच में हम टॉपिक वाइज, ठीक है, एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, जो आपकी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट बना सकता है। तो देर मत कीजिए, हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को ज़रूर सफल बनाइए। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे। अभी तक कोई भी बच्चे जुड़े नहीं हो, है ना। आज का जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ते जाएंगे। अभी तक कोई भी बच्चा जुड़ा नहीं है, ना ही किसी का कमेंट आया हुआ है ना। तो ऐसे में पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि किसी का आंसर नहीं आता और किसी का कमेंट भी नहीं आता, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी करो। तो मैंने कहा ऋग्वैदिक कालीन जनजीवन के बारे में। अगर हम ऋग्वैदिक कालीन जनजीवन की बात करें तो वहाँ का जनजीवन, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की धार्मिक व्यवस्था और उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर मैं स्त्रियों की स्थिति की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्त्रियों की स्थिति की, तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। समाज में स्त्रियों को ऊंचा दर्जा हासिल था, स्त्रियां पढ़ लिख सकती थी। कई सारी विदुषी महिलाओं का वर्णन हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा जैसी इत्यादि सारी विदुषी महिलाएं हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। स्त्रियाँ अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ठीक है, सती प्रथा इत्यादि सारी कुप्रथाएं हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलती। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी दयनीय और शोचनीय हो जाती है, क्योंकि स्त्री की गिरी हुई दशा का वर्णन हमें मैत्रेयी संहिता में मिलता है और ऋग्वैदिक कालीन जनजीवन के बारे में पता चलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न सारी जातियों का उदय हुआ और विभिन्न सारी जातियों के उदय होने की वजह से यहाँ पर पाखंड बढ़ गया, आडंबर बढ़ गया, ठीक है, और धार्मिक कर्मकांड भी यहाँ पर बढ़ गए थे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे और मैं आप लोगों को बीच बीच में उत्तर वैदिक काल का कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूंगी, ठीक है। मैंने कहा था कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य हैं वो शुरू में कहाँ पर रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश वाले क्षेत्र में रहते थे। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों की भूमि, पंजाब, हरियाणा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में वो निवास करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कबीलाई सभ्यता से उनका जीवन स्तर थोड़ा सा ऊपर उठता है। और कबीलाई सभ्यता में उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ते हैं, इनका
परंपरागत पेशा या मुख्य व्यवसाय हो जाता है कृषि, और कृषि को वैल्यू दिए, ठीक है। तो तांबे का तो इन लोग यूज करते ही थे, साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल के आखिरी चरण में लोहे की भी खोज हुई है, और इसका प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिलता है, ठीक है। फिर धीरे 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 लोहे की खोज होगी, है ना। कृषि कार्य के लिए हथियार बनने लगेंगे, साथ ही साथ युद्ध के लिए हथियार बनने लगेंगे। फिर धीरे धीरे जो जन है वो उत्तर वैदिक काल में जनपद में कन्वर्ट हुआ, और यही जनपद धीरे से किस में कन्वर्ट होगा, महाजनपद में कन्वर्ट होगा, और आगे चलकर आपको सबसे बड़ा महाजनपद देखने को मिलेगा, वो होता है आपका मगध महाजनपद। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से कबलाई जीवन, ठीक है, ऊपर उठते हुए उसमें विकास का चरण आते गया, और जो जन है उत्तर वैदिक काल में जनपद में परिवर्तित हो गया, और यही जनपद उत्तर वैदिक काल के लास्ट चरण में लोहे की खोज ने इसमें अपार वृद्धि दर्शाई, और यही जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो सभी बच्चों को फटाफट आंसर देना है। अभी कम से कम मुझे 7 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रही थी ताकि आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट होते जाएं। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो चलो फिर हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है जो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, गोत्र व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो चलिए फिर विचार करते हैं गोत्र व्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, समगोत्री विवाह निषिद्ध कर दिया गया, केवल एक सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है या दोनों गलत है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलो बताओ। देखो, बोला जाता था गोत्र व्यवस्था मतलब एक ही पूर्वज या एक ही परिवार के क्या है, आपस में लोग होते हैं, है ना, जो एक ही परिवार से या एक ही वंश परंपरा से जुड़े होते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक ही परिवार या एक ही वंश परंपरा से जुड़े होने के कारण आगे चल के अगर एक ही वंश में या एक ही गोत्र में उनकी शादी हो जाती है तो आगे चलकर फ्यूचर में, ठीक है, वंशानुगत बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी वंशानुगत बीमारी को रोकने के लिए, ठीक है, या एक ही खून के रहेंगे तो उसमें कई सारे बच्चों में वंशानुगत बीमारी हो सकती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई और सेम गोत्र में विवाह करना वर्जित हो गया। और यही सेम गोत्री में विवाह करना वर्जित हो गया वो वाला कॉन्सेप्ट अभी वर्तमान में भी चल रहा है। चूँकि अभी शादी ब्याह वाला चल रहा है ना, लड़के लोग आ रहे हैं लड़कियों को देखने के लिए, अभी आप लोग के गाँव में भी आ रहे होंगे, आपके घर में भी आ रहे होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ हो ही रहा है घर में। लोग पूछते हैं कि आप किस गोत्र के हो, आप किस गोत्र के हो। तो ये जो गोत्र वाला प्रचलन है ना, उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो चुका है ना। तो उसी दौरान समगोत्री विवाह को भी वर्जित कर दिया गया था। समझ में आया सभी को? ठीक है, सभी बच्चों का आंसर देख लेते हैं। रितु, हेमलता, ठीक, मनीषा, ठीक। तो 1 और 2 आंसर सभी बच्चों का सही आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने 1 और 2 आंसर दिए हैं सभी का आंसर हो जाएगा। देखो भाई, मैं कई बार से पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को बता रही हूँ कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन वो अलग है, और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन अलग है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है ना, दोनों में क्या है, काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हो गया हमारा, यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे स्टेटमेंट, इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई। ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद साहित्य इसी काल की देन है। केवल ऋग्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। यह काल वैदिक साहित्य के विकास का अंतिम चरण है। चलो कथनों को पढ़िए और सही आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आपको आंसर बताना है। चलो बताओ। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई। ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद इसी काल की देन है। ऋग्वेद, केवल ऋग्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। यह काल वैदिक साहित्य के विकास का अंतिम चरण था। क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। ठीक, सीमा। चलो चलो फटाक से कमेंट करेंगे। 11 बच्चे दिखाई दे रहे हैं लेकिन सिर्फ
2-4 लोगों का बस कमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फटाक से कमेंट करेंगे। मैंने कहा था हम लोग वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। मैंने कहा था ऋग्वैदिक काल की जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट सही हो जाता है। उसी तरह ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद साहित्य इसी काल की देन है और यह काल वैदिक साहित्य के विकास का अंतिम चरण था। ये भी हमारा क्या है, सही है, लेकिन केवल ऋग्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ये गलत है। मैंने कहा था कि पूर्व वैदिक काल या इसे आप ऋग्वैदिक काल भी बोल सकते हो, पूर्व वैदिक काल या इसे आप ऋग्वैदिक काल भी बोल सकते हो। इस काल में किसकी रचना हुई है? इस काल में पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में किसकी रचना हुई है जी? ऋग्वेद की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जबकि हमें यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जितने भी बच्चों ने 1, 2, 4 आंसर दिया हुआ है उनका आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा समझाते हुए चलूंगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथन दिया गया है। ठीक, चलो यहाँ पर पढ़ो। वर्ण व्यवस्था जन्माधारित हो गई, समाज 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से विभक्त था, शूद्रों को वैदिक यज्ञों में समान अधिकार प्राप्त थे, कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन संभव था। चलो आज तक अगर समझे होंगे आप ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप लोग इस प्रश्न को आराम से बना लेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप समझे होंगे आज तक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल इस प्रश्न को आराम से बना सकते हो। क्या है आंसर आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक, चलो चलो, और किसका किसका आ रहा है आंसर? कई बच्चे बोल रहे हैं 3 का ए। प्रियंका, चलो सॉल्व करते हैं। वर्ण व्यवस्था जन्माधारित हो गई उत्तर वैदिक काल में, सही है। समाज 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से विभक्त था, सही है। शूद्रों को वैदिक यज्ञों में समान अधिकार प्राप्त थे, ये गलत है। कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन संभव था, कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन संभव था, ये तो गलत हो जाता है। तो हमारा 1 और 2 आंसर बस सही हो जाता है। तो जितने भी बच्चों ने ए आंसर लगाया है उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। जितने भी बच्चों ने ए आंसर लगाया है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आपने आज तक सही समझा है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालों को। तो चलिए समझते हैं। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, तो मैंने कहा था कई बार से आज से मैं 2 साल पहले से पढ़ा रही हूँ यूट्यूब में, और आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि जो उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था है वो कर्म मूलक ना होकर क्या हो गया था? जन्म मूलक हो गया था। ठीक है, हमारा उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म मूलक ना होकर जन्म मूलक हो गया था। लेकिन मैंने ऋग्वैदिक काल में बताया था कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में क्या है? कर्म मूलक है। तो हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें समाज 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से विभक्त था, यस बिल्कुल विभक्त था। मैंने बताया था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई थी, जिसमें मैंने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई थी, लेकिन शूद्र को यज्ञ कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। शूद्रों की कंडीशन अभी उत्तर वैदिक काल में काफ़ी गिर चुकी थी, ठीक है, काफ़ी दयनीय हो चुकी थी, और शूद्र जो है वो तीनों वर्णों की सेवा करता था। ठीक, और यहाँ पे कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन संभव था, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक, सही बोल रहे हो, है ना। ऋग्वैदिक काल में हमारी वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म मूलक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमारी वर्ण व्यवस्था जो होती है वो जन्म मूलक हो जाती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? समझ समझ के याद करना है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा जी, उत्तर वैदिक काल में
कि हर कार्य के लिए राजा राज्याभिषेक करेगा तो यज्ञ करेगा, ठीक है, राजा अगर साम्राज्य विस्तार करेगा तो यज्ञ करेगा, राजा को अपनी शक्ति दिखानी है तो यज्ञ करेगा, और गृहस्थ जीवन में रहने वाले दंपति हर कार्य के लिए, चाहे देवताओं की आराधना करना हो तो यज्ञ करेंगे, चाहे अतिथि सत्कार करना हो तो यज्ञ करेंगे। मतलब हर व्यक्ति यहाँ पे जो आर्य थे, जो गृहस्थ जीवन में निवास कर रहे थे, उनको भी हर कार्य के लिए यहाँ पे यज्ञ करवाया जा रहा था, जिससे क्या हो गया कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद का प्रकोप है वो बढ़ गया, है ना। ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि होने लगी, जिससे क्या हो रहा था कि ब्राह्मण स्वयं को भगवान मानने लग गए थे। हाँ, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे बिना कुछ भी कार्य असंभव है। इस तरह से उसमें क्या आ गया था, अहंकार आ चुका था। किसमें अहंकार आ चुका था? ब्राह्मणों में अहंकार आ चुका था, और साथ ही साथ इसमें बलि प्रथा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। यज्ञों अनुष्ठानों में बलि प्रथा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे समाज में अव्यवस्था कायम हो रही थी, नई नई जातियों का उदय हो रहा था, ठीक है, स्त्रियों की दशा में गिरावट आ रही थी, जो कि एक सभ्य समाज था ऋग्वैदिक कालीन जनजीवन। अब यहाँ पे समाज की जो स्थिति थी, समाज में अव्यवस्था व्याप्त हो चुकी थी, हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की ओर चला था, और हर कोई ये चाहता था कि हम यज्ञ करके सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो चुकी थी। आप लोग को समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 1 और 2, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में गोत्र एवं विवाह के संबंध में कथन दिया गया है, ठीक है। तो चलो, गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ इसी काल में हुआ। यहाँ पे सगोत्र लिखा गया है, उसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लेंगे जी, समगोत्र विवाह निषिद्ध घोषित किया गया। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया। विवाह पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित था, ठीक। चलो बताओ क्या होगा आंसर। अब बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। और उत्तर वैदिक काल में हमें 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता है उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, सब पूछा जाए आपको। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में 8 विवाह की चर्चा की गई है। आप सभी को तो याद हो ही गया होगा, इतना बार से मैंने याद करवाया आप लोगों को। 8 प्रकार के विवाह, 4 हम पढ़ते हैं प्रशंसनीय विवाह, और 4 हम पढ़ते हैं निंदनीय विवाह। 4 हम पढ़ते हैं प्रशंसनीय विवाह, 4 हम पढ़ते हैं निंदनीय विवाह भाई, ठीक है। 4 प्रशंसनीय विवाह के बारे में पढ़ते हो और 4 निंदनीय विवाह के बारे में आप पढ़ते हो। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सही आंसर की, तो गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ इसी काल में हुआ, सही है। समगोत्र विवाह निषिद्ध हुआ, सही है, ठीक है। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया, गलत है। विवाह पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित था, ये भी गलत है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी इस काल में। तो इस काल में भी आपका जो आंसर होगा वो 1 और 2 बस होगा, ठीक है, 1 और 2 बस सही होगा। अब इस काल में आपको 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, तो मैं 8 प्रकार के विवाह को एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। तो मैंने बताया था इस काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, तो याद रखिएगा कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे भाई। ये 8 प्रकार के विवाह क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं। मैंने कहा था 4 प्रशंसनीय विवाह, 4 प्रशंसनीय विवाह। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 निंदनीय विवाह, 4 निंदनीय विवाह की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों को। उसके बाद मैंने कहा सबसे फर्स्ट जो विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। कौन से विवाह? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की अगर बात करें, ब्रह्म के बाद जस्ट आ जाएगा आपका देव विवाह, ठीक है। देव विवाह के बाद आपको याद करना है आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। ये सारे विवाह आपके प्रशंसनीय विवाह हैं, ठीक है। आर्ष विवाह के बाद आपको याद करना है प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये सारे विवाह जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में होते थे, ठीक।
उसके बाद इधर निंदनीय विवाह भी मौजूद थे उत्तर वैदिक काल में। तो कौन कौन से निंदनीय विवाह हैं? पहला है असुर विवाह, असुर विवाह, इसी को क्रय विवाह भी कहा जाता है और यह हमारे हाल ही में किसी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है, असुर विवाह। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा है राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। उसके बाद याद करना है आपको, ठीक, पैशाच विवाह, पैशाच विवाह, ठीक है, अपहरण विवाह, समझ पा रहे हो? राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, अपहरण विवाह, समझ में आया कि नहीं आया जी? तो ये 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे हमारे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये विवाह प्रचलित थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कथन दिए गए हैं, आपको सत्य कथनों की पहचान करना है। तो चलिए फिर आपको आंसर लगाना है, चलिए जी आंसर लगाइए। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई, उन्हें सभा समिति एवं यज्ञों से वंचित किया गया। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना जुआ और मदिरा से की गई है। स्त्रियों को शिक्षा एवं धार्मिक कार्यों में पूर्ण समानता प्राप्त थी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, स्त्रियों को सामाजिक स्थिति में गिरावट आई, सही है। इन्हें सभा समिति एवं यज्ञों से वंचित किया गया, ये भी सही है। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना जुआ एवं मदिरा से की गई, ये भी सही है। स्त्रियों को शिक्षा एवं धार्मिक कार्यों में पूर्ण समानता प्राप्त थी। क्या ये सभी स्टेटमेंट सही हैं? जल्दी से आंसर बताते हुए चलेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन करते हुए आंसर बताएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे तो स्त्रियों को पूरा अधिकार ही प्राप्त नहीं था। मैंने कहा था उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां उत्तर वैदिक काल में अपने पतियों के साथ यज्ञ कार्य में अब उनको बैठने का अधिकार नहीं था, ठीक है। स्त्रियों को पढ़ने लिखने से भी वंचित कर दिया गया था। तो हमारा 1, 2, 3 आंसर वो जो है वो करेक्ट हो जाता है। यहाँ तक तो आपने बहुत ही सरल सरल प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो चलो अब हम लोग जाते हैं आगे। अब हमारे कौन से प्रश्न रहेंगे इसको देख लेते हैं। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। अब हम लोग 16 संस्कार से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर विचार करेंगे। तो 16 संस्कारों से संबंधित कथन दिए गए हैं, आपको कथनों को पढ़ना है और सही कथन का आंसर लगाना है। गर्भधारण संस्कार संतानोत्पत्ति से संबंधित है। पुंसवन सरकार ने जिस संस्कार गर्भ की रक्षा हेतु किया जाता है, सीमंतोन्नयन विवाह के समय किया जाता है। आपका कौन सा कथन सही है? क्या गर्भधारण संस्कार संतान उत्पत्ति से संबंधित है? क्या पुंसवन सरकार ही निकल रहा है, संस्कार, पुंसवन संस्कार गर्भ की रक्षा हेतु किया जाता है? क्या सीमंतोन्नयन विवाह के समय किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा सीमंतोन्नयन गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु, गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। और यहाँ पे गर्भधारण संस्कार संतान उत्पत्ति से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। पुंसवन सरकार, ठीक है, पुंसवन संस्कार की अगर हम बात करें गर्भ की रक्षा हेतु और गर्भस्थ शिशु की विकास हेतु, यहाँ पर याद रखेंगे गर्भस्थ शिशु की विकास हेतु, गर्भस्थ शिशु के विकास हेतु क्या किया जाता है? सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन पूछा है, तो हमारा सत्य कथन जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। तो गर्भस्थ शिशु के विकास हेतु सीमंतोन्नयन संस्कार जो है वो किया जाता है। तो आपको यहाँ पे अभी 16 संस्कार से संबंधित प्रश्न मैं दे रही हूँ, आप लोगों को आंसर लगाते हुए चलना है। अब यहाँ पे मैं 16 संस्कार को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। इसके पश्चात अभी मैं 5-6 क्वेश्चन लूंगी 16 संस्कार से, चूंकि 16 संस्कार वाला प्रश्न अभी हाल ही में आमीन पटवारी के पेपर में भी पूछा गया है, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन से संस्कार होते हैं, उसके पश्चात आपको गलत नहीं करना है।
तो इसको मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में लिया हुआ है। तो पहला याद करेंगे गर्भाधान, ये संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया से संबंधित है। पुंसवन गर्भ की रक्षा के लिए, और सीमंतोन्नयन गर्भस्थ शिशु के अच्छे विकास हेतु। जात कर्म जन्म के बाद शिशु का स्वागत, मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है बच्चे का पिता शिशु को शहद चटाता है, ठीक है, और उसे आशीर्वाद देता है। जात कर्म में याद रखिएगा, जन्म जब होता है शिशु का तो शिशु का जो पिता है उसे क्या चटाता है, शहद चटाता है और अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, ठीक। उसके बाद नामकरण, नामकरण में बच्चे का नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण, बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। तो निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है कि बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। तो मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ, फिर सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अन्नप्राशन, मतलब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना, और अन्नप्राशन का तो कार्यक्रम आजकल हर जगह होता है। आप इंस्टाग्राम में देखते होंगे, रील्स में देखते होंगे, आपके घर परिवार में भी अन्नप्राशन किया ही जाता है, ठीक। उसके बाद चूड़ाकर्म में होता है सिर के बाल का मुंडन करवाना। कर्णवेद में होता है कान छेदना। विद्यारंभ मतलब पढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। उपनयन मतलब जनेऊ धारण कर शिक्षा जीवन में प्रवेश। शिक्षा जीवन में प्रवेश के लिए जनेऊ धारण करवाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उपनयन संस्कार। उसके अलावा वेदारंभ मतलब वेद पढ़ना शुरू करना, और समावर्तन मतलब पढ़ाई पूरी करके घर लौटना होता है, ठीक है। मतलब पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके पश्चात जब घर लौटते हैं तो उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे। विवाह, गृहस्थ जीवन की नई शुरुआत, संसारिक जीवन से दूरी, अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। जो मृत्यु के समय अंतिम संस्कार किया जाता है उसे हम लोग अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। कौन सा संस्कार कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कार जो थे उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे, और यहाँ से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं प्रश्नों के बारे में अभी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। जात कर्म संस्कार शिशु के जन्म के बाद किया जाता है क्या? नामकरण संस्कार में शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है क्या? अन्नप्राशन संस्कार में पहली बार इन्हें अन्न खिलाया जाता है। आप सभी का आंसर तुरंत आना चाहिए, क्विकली आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि 16 संस्कार में क्या क्या किया जाता है। तो मैंने बताया जात कर्म संस्कार जो होता है शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसका पिता क्या करता है? शिशु को शहद चटाता है और उसे आशीर्वाद देता है। मतलब जात कर्म संस्कार जो है शिशु के जन्म के बाद ही होता है। तो हमारा स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नामकरण संस्कार में शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो गलत है। नामकरण संस्कार में शिशु का सिर्फ नाम रखा जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें अन्नप्राशन संस्कार में पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। सभी बच्चों का आंसर आया? ओके, चलो फिर आगे बढ़े। तो अभी आपको 16 संस्कार से संबंधित प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके समझ। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। चलो विचार करते हैं। निष्क्रमण संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर लाया जाता है क्या? चलिए जी जल्दी से पहचानिए स्टेटमेंट को। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी कहते हैं क्या? कर्णवेद संस्कार में दांत निकलवाए जाते हैं। मैंने ऐसा लिखवाया है कि कर्णवेद संस्कार में दांत निकलवाए जाते हैं? चलो बताओ। निष्क्रमण संस्कार में पहली बार शिशु को घर से बाहर निकाला जाता है, बिल्कुल हमारा सत्य कथन है। चूड़ाकर्म में मुंडन संस्कार भी कहते हैं, सही है। कर्णवेद संस्कार में कान छिदवाया जाता है, कर्ण छिदवाए जाते हैं, ठीक है। कर्ण छिदवाए जाते हैं, मतलब हमारा स्टेटमेंट 3 है टोटली रॉन्ग है ना। स्टेटमेंट 3 क्या है? टोटली रॉन्ग है। और हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। उसके अलावा चलो मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्या है क्वेश्चन।
विद्यारंभ संस्कार में शिशु को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है जब वो विद्या आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। वेदारंभ संस्कार विवाह के बाद किया जाता है। अब आप लोगों को तुरंत आंसर बताना है। चलो बताओ, देख रही हूँ किसका किसका आंसर आता है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। चलो बताओ भाई, देख रही हूँ किसका किसका आंसर आ रहा है। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार में शिशु को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। वेदारंभ संस्कार विवाह के बाद किया जाता है। चलो बताओ, वेट कर रही हूं मैं। अभी भी नहीं बन रहा है क्या? इसके बाद भी कई लोग सी लगा रहे हैं। वाह, सी कैसे आएगा आंसर? सी कैसे आएगा? इसके बाद भी कई लोग सी लगा रहे हैं। मैंने कहा है विद्या आरंभ संस्कार में शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। विद्या का आरंभ मतलब पढ़ना लिखना शुरू करता है तो अक्षर ज्ञान कराया जाता है, ये तो सत्य ही होगा ना। और उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है, बिल्कुल यज्ञोपवीत धागा धारण करवाया जाता है, तो ये भी सत्य है। लेकिन वेदारंभ संस्कार विवाह के बाद किया जाता है तो गलत है ना कि सही है? बताओ। यहां पर देखो, अभी भी क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, वेदारंभ जो संस्कार है, वेद पढ़ना शुरू करना, वो विवाह के पहले किया जाता है और विवाह बाद में किया जा रहा है जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो आप लोग कैसे इसे आंसर में ले रहे हो, है ना? इसे आप लोग कैसे आंसर में ले रहे हो? ये तो गलत हो जाएगा ना। हमारा 1 और 2 बस सही हो जाएगा जी, 1 और 2 बस सही हो जाएगा, है ना। वेदारंभ संस्कार जो है वो कब किया जाता है? विवाह के पहले किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? विवाह के बाद लिखा है, तो हमारा स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा ना। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे आप लोग गलत आंसर बता रहे हो? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। समझ में आया सभी को? आया जी? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है ना सभी बच्चों को। ठीक, कमेंट भी करना है लास्ट में। किसी का कमेंट नहीं आता है, सिर्फ 1-2 बच्चे लोगों का आया रहता है लास्ट में कमेंट। ठीक है, तो सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्लास खत्म होने के बाद। और क्लास खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करूंगी, उसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चलो अब निम्न कथनों पर विचार करेंगे। समावर्तन संस्कार शिक्षा पूर्ण होने पर किया जाता है क्या? विवाह संस्कार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है और वानप्रस्थ संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है। चलो फटाक से बताओ, एकदम सरल प्रश्न है। चलो 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 फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से। रितु, प्रियंका, यामिनी, सीमा। रितु, प्रियंका, यामिनी, सीमा, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। समावर्तन संस्कार शिक्षा पूर्ण होने पर किया जाता है, सही है। विवाह संस्कार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, सही है। वानप्रस्थ संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है तो गलत है, जबकि वानप्रस्थ संस्कार जो है वो मृत्यु के पहले किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 16 संस्कार के प्रश्नों को देखा। अब कल के डेट में 16 संस्कार से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे बिल्कुल बनेगा, है ना, डेफिनेटली बनेगा। चलो अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो गृहस्थ आर्य थे, ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो गृहस्थ आर्य थे, तो गृहस्थ जीवन में निवास करने वाले आर्यों के या विवाहित दंपत्ति के लिए, ठीक है, 3 ऋण करना आवश्यक होता था। वो 3 ऋण क्या था, उन 3 ऋणों के बारे में हम समझते हैं। तो 3 ऋण और 5 महायज्ञ करना होता था जो भी वैवाहिक दंपत्ति, जो कि उत्तर वैदिक काल में क्या करते थे, वैवाहिक दंपत्ति थे।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ कथन दिए गए हैं त्रिऋण के बारे में। उन त्रिऋणों को आपको पहचान करना है और सही आंसर लगाना है ऋषि ऋण। अगर हम बात करें ऋषि ऋण की, तो ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक था। क्या ये सही है? देव ऋण से मुक्ति के लिए यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान द्वारा होती थी। पितृ ऋण से मुक्ति विवाह करने से होती थी। आंसर बताएंगे 11th का। तो याद रखिएगा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण की अगर हम बात करें तो ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक था। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट 1 है बिल्कुल सही लिखा है। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक था, और सिर्फ अध्ययन ही नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए, ठीक है, हमें वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है। उसके पश्चात हमें जो ज्ञान अर्जित होगा हमें उसको दूसरों को क्या करना है? स्प्रेड करना है, अर्थात इस ज्ञान को दूसरों को सिखाना है। मतलब हमने जो ज्ञान सीखा है उसे हमको दूसरों को भी सिखाना है, उस ज्ञान को फैलाना है, स्प्रेड करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, देव ऋण से मुक्ति यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान द्वारा होती है। तो अगर आपको क्या करना है? देव ऋण चुकाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, देवताओं की आराधना करनी पड़ेगी, तभी आप देव ऋण से मुक्त हो सकते थे। तो यह भी स्टेटमेंट 2 हमारा बिल्कुल क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, पितृ ऋण से मुक्ति विवाह करने से होती थी। तो पितृ ऋण से मुक्ति संतान उत्पत्ति करने से होती थी। संतान उत्पत्ति करने से संबंधित है। मतलब जो भी ऐसे वैवाहिक दंपत्ति थे, ठीक है, उनको पितृ ऋण में क्या करना पड़ता था? संतान उत्पत्ति करनी पड़ती थी। और संतान उत्पत्ति ही नहीं करना है, संतान उत्पत्ति करने के पश्चात उसे अच्छे संस्कार देना भी अनिवार्य था। तो हमें पूछा गया है कि यहाँ पे कौन से कथन सही होंगे, तो हमारा यहाँ पे 1 और 2 कथन क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, 1 और 2 कथन क्या हो जाएगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों से अवगत करा देती हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ों से अवगत करा देती हूँ। ऋषि ऋण मतलब क्या होता है? वेदों का अध्ययन करना। ठीक है, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना और उस ज्ञान को लोगों में फैलाना। ठीक है, आपने जो ज्ञान सीखा हुआ है उसको लोगों में फैलाना, ये क्या होता है? हमारा ऋषि ऋण होता है। अगर हम बात करें पितृ ऋण की, तो संतान उत्पत्ति कर अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना, गुणवान बनाना। और देव ऋण की बात करें तो यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान। देव ऋण मतलब यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान करके देवताओं की स्तुति करना, भजन करना, ये कहलाता था त्रिऋण। ठीक है, ये तीनों ऋण में शामिल थे और गृहस्थ आर्यों को ये त्रिऋण का पालन करना भी अनिवार्य होता था। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें पंच महायज्ञ, तो गृहस्थ आर्यों को पंच महायज्ञों का पालन करना भी अनिवार्य होता था। ध्यान देंगे सभी बच्चे, गृहस्थ आर्यों को पंच महायज्ञ का पालन करना भी अनिवार्य होता था। तो सबसे पहले देखते हैं पंच महायज्ञ में आपका आता है, इसी को हम बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। तो इसमें क्या होता है कि वेद का पठन पाठन करना है, किसमें? ब्रह्म यज्ञ में। उसके अलावा देव यज्ञ में हवन पूजा करना है, पितृ यज्ञ में तर्पण करना है, श्राद्ध करना है। मतलब अपने पूर्वजों को, जैसे कि हम लोग पितृ मोक्ष में करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, तोरई पान में दाल वगैरह करके नदी में जाते हैं पूजा करने के लिए। और जैसे अक्ति त्यौहार आता है तो भी हम अपने पूर्वजों के सम्मान में उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको याद करते हैं और हमारी लाइफ अच्छी बनी रहे इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो इस तरह से आपको पितृ यज्ञ में ये सारे कार्य भी करने पड़ते हैं। उसके अलावा मनुष्य यज्ञ, इसको नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ भी बोलते हैं, इसमें अतिथि सत्कार किया जाता है। तो नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? अतिथि सत्कार किया जाता है। अगर हम भूत यज्ञ की बात करें तो जीवों को भोजन देना। भूत यज्ञ क्या होता है? प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। मतलब आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए। अगर कोई चिड़िया प्यासी है तो आप वहाँ पे उनके लिए पानी रख दें, दाना रख दें। ठीक है, अगर कोई भी जीव हो, भूखा हो, प्यासा हो, तो आपको क्या करना है?
आपको उनके प्रति क्या करना है, दया व्यक्त करनी है, ठीक है, किसी जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी है। तो यही होता है भूत यज्ञ कि आपको प्राणी मात्र के प्रति आपके अंदर क्या होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। ओके, तो ये होता है पंच महायज्ञ, और पंच महायज्ञ का पालन करना भी वैदिक गृहस्थ आर्यों के लिए अनिवार्य होते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे त्रिऋण क्या क्या होते हैं, पंच महायज्ञ क्या क्या होते हैं, ब्रह्म यज्ञ और ऋषि यज्ञ दोनों एक ही होते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। ओके, चलो फिर टाइम हो रहा है तो हम लोग क्वेश्चन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और भी हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 3 ऋणों से मुक्त होना आवश्यक था। तो बिल्कुल हमारा ये सही है। पुत्र ऋण पुत्र की उत्पत्ति से संबंधित था, बिल्कुल सही है। ऋषि ऋण देवताओं की पूजा से जुड़ा हुआ है, ये तो हमारा गलत है। ऋषि ऋण देवताओं की पूजा से जुड़ा नहीं है, जबकि ऋषि ऋण में क्या करना पड़ता था जी, ठीक है, क्या करना पड़ता था, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था, और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके, ठीक है, किसी इंसान को सिखाना पड़ता था। मतलब वैदिक ग्रंथ का अध्ययन करके आपको उस नॉलेज को स्प्रेड करना है, क्या करना है, स्प्रेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 और 2 आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। क्या, देव यज्ञ में हवन द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है। नृयज्ञ पशु बलि से संबंधित था। ध्यान दो, अब मैं कल ना बलि से रिलेटेड कौन कौन सी बलि थी और कौन कौन सी यज्ञ थे, देखो गृहस्थ आर्यों के लिए पंच यज्ञ तो मौजूद थे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञ देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ। ये सारे यज्ञों से रिलेटेड प्रश्नों को मैं कल फिर लेके आऊँगी, ठीक है। इतना जल्दी खत्म नहीं होगा भाई उत्तर वैदिक काल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको मेरे साथ बने रहना है और मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सभी प्रश्नों का आंसर मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो आंसर बताओ क्या होगा। तेरा का क्या है आंसर, तो मैंने कहा यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। देव यज्ञ में हवन द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है, सही है। और नृ यज्ञ में क्या था, इसी को मैंने बोला था नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, इसी को मैंने क्या बोला था, नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ। इसमें क्या हो रहा था हमारा कि अतिथि सत्कार से संबंधित है। किससे संबंधित है, अतिथि सत्कार से संबंधित है हमारा नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 और 2 आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। भले ऑप्शन 1 2 आए, 2 3 आए, आपको उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर है कि आपको उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, इसलिए मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। फटाफट पढ़ो और सभी बच्चों का आंसर फटाफट आना चाहिए। अब पितृ यज्ञ में श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है, सत्य है। भूत यज्ञ में सभी जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। पंच महायज्ञ केवल ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य थे। आंसर बताएंगे, चलो वेट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ओके 12 को देखने बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 3 ऋणों से मुक्त होना आवश्यक माना गया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखे थे पुत्र ऋण, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखे थे, पुत्र ऋण। अच्छा, आपको क्लियर करवा देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा था पितृ ऋण, ठीक है। इसको आप लोग पितृ या पुत्र ऋण भी बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पितृ या पुत्र ऋण यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आप लोग याद करना, पितृ ही याद करना है इसको, ठीक है। पितृ ही याद करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने पुत्र इसलिए लिखा हुआ है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पे पुत्र इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पितृ ऋण में क्या उत्पन्न करना है, संतान उत्पन्न करना है, इसलिए याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे पुत्र लिखा हुआ है। तो आपको अन्यथा नहीं लेना है,
ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसको आपको क्या पढ़ना है, पितृही पढ़ना है। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है, पितृही पढ़ना है। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप कभी भूल ना पाए, तो ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो वहां पे आप लोग क्या पढ़ेंगे, उसको पितृही पढ़ लेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे हम पहुंचे थे जी, पितृयज्ञ में श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। यज्ञ अलग है, ऋण अलग है, त्रिऋण को याद करना, लेकिन कई कई शब्द जो है हमें सेम प्रतीत होते हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। इसलिए मैंने वहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, उसको अच्छे से घर जाके पढ़िएगा और एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रिपीट कर करके देख के एक बार फिर से क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? तो मैंने कहा पितृयज्ञ में श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। क्या सही है हमारे स्टेटमेंट 1? चलिए फटाक से आंसर बताएंगे। भूत यज्ञ में सभी जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, तो दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। पंच महायज्ञ केवल ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य थे, गलत है। ठीक है, पंच महायज्ञ केवल ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य नहीं थे, जबकि जो भी उत्तर वैदिक काल में जो गृहस्थ आर्य थे उनके लिए क्या था, परम आवश्यक था। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 और 2 ऑप्शन वाला नहीं रखेंगे, थोड़ा हट के ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप के प्रश्न आ गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी आपका क्या हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 3 ऋणों से मुक्त होना आवश्यक था क्या? बिल्कुल सही है। पुत्र ऋण, पितृ है जी, बार बार पुत्र हो गया, पितृ है, याद रखिएगा। पितृ ऋण पुत्र की उत्पत्ति से संबंधित था। ऋषि ऋण देवताओं की पूजा से जुड़ा हुआ था, गलत है। मैंने कहा था वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से जुड़ा था, वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से जुड़ा था। वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से जुड़ा था, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक, चलो आगे। अब आगे देखिएगा, अब आर्यों के विस्तार से संबंधित प्रश्न देखते हैं। आर्यों के विस्तार से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आर्यों के विस्तार से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सत्य कथन की पहचान कीजिए। आर्यों के विस्तार से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सत्य कथनों की पहचान करना है। तो चलो फिर पहचान करो जी, आप सभी बच्चे सभी पहचान करो। आर्य पंजाब से गंगा यमुना दोआब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। भरत और पुरु कबीला मिलकर कुरु कहलाए। कुरुओं ने मगध क्षेत्र को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। क्या होगा आंसर? आंसर कमेंट करना है। आंसर कमेंट करो। मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बात करें पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है अगर हम प्रारंभिक आर्यों की बात करें तो इनका जो निवास स्थान था वो पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में था, लेकिन धीरे धीरे में विस्तार हुआ और ये कहाँ तक चले गए, गंगा यमुना दोआब यानी कि उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र वाले हिस्सों में क्या चले गए, ट्रांसफ़र हो गए जी। ठीक है, तो धीरे धीरे इनके निवास स्थान में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है,
साम्राज्य विस्तार हुआ समझ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न जो हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो सभी बच्चे लोग बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 16 मेंशन करते हुए। ठीक, बताओ ना, कैसे कमेंट आना बंद हो गया है जी, बताइए बताइए। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आर्य पंजाब से गंगा यमुना दोआब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए, भरत और पुरु मिलकर कुरु कहलाए। ये हमारा गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लेट हो गए हो आप। ठीक है, तो इसी चैनल में होगा कल से मेरा MCQ और रोज टॉपिक वाइज ही होगा। तो आपको क्या करना है कि इसी चैनल में उपस्थित होना है। ये हमारे साथी PSC एकेडमी का दूसरा वाला चैनल है, तो इसी में आना है। ठीक है, अब इसी चैनल में मैं रोज लूँगी, तो मेरे साथ बने रहना है। और 3 मतलब 3 बजे आपको क्या हो जाना है, उपस्थित हो जाना है इस चैनल में, और मेरे साथ बने रह के आपको क्या करना है, MCQ सॉल्व करना है। उसके बाद चलो, कुरुओं ने दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया। यह कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो केवल एक और 2, केवल 2 और 3, और 1 2 3। तो कुरुक्षेत्र जो है वो बिहार में स्थित नहीं है, ये हरियाणा में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया था, सही है। यह कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो हमारा 1 और 2 सही हो जाता है। और टेंशन में मत लीजिए, इस बार क्या हो रहा है कि 1 और 2 यही वाले प्रश्न बन रहे हैं, तो इस बार एडजस्ट कर लीजिए। कम से कम इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको याद हो जाएगा चीज़ें, तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि सेम ऑप्शन ना दिया जाए आप लोगों को। ऐसे में तो आप लोग बना पा रहे हो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऐसा ऑप्शन सेट करके रखेंगे ताकि आप क्वेश्चन का आंसर दे ही ना पाओ। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मैं अभी बता रही हूँ, ये उत्तर वैदिक काल के साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड है कि आर्यों का जो ऋग वैदिक काल में जो शासन क्षेत्र था वो कहाँ था, और उत्तर वैदिक काल में इनका शासन क्षेत्र था वो कहाँ था। ठीक है, तो चलो और भी प्रश्न हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों को और बता देती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक, और यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं जिनसे रिलेटेड हमेशा प्रश्न पूछा गया है। तो कल अगर हम बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में हम आश्रम, 4 आश्रम व्यवस्था की भी बात करेंगे। 4 आश्रम व्यवस्था, आज हमने त्रिऋणों के बारे में पढ़ा, आज हमने पंच महायज्ञ के बारे में पढ़ा, और इन यज्ञों के अलावा और भी यज्ञ हैं उनके बारे में भी कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह के बारे में पढ़ेंगे। 8 प्रकार के विवाह के बारे में कल की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसी में आप त्रिऋण भी देखे, आज पंच महायज्ञ भी देखे, है ना। तो धार्मिक जीवन के बारे में भी कल देखेंगे। धार्मिक जीवन के बारे में भी कल देखेंगे हम। धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, व्यवस्था का प्रमुख आधार। तो कभी भी पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ों को दिमाग में रख के पढ़ना है। स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, ठीक है, जनपद। और यहाँ पे अगर हम बात करते थे, यहाँ पे सिर्फ हमें जन दिखाई देता था। यहाँ पे क्या दिखाई देता था, जन, जो कि ऋग्वैदिक काल की क्या इकाई थी, बृहत्तम इकाई थी। और मैंने बताया था ये था बृहत्तम इकाई ऋग्वैदिक काल की।
और अगर हम ग्राम की बात किए थे तो ग्राम जो थी वो लघुत्तम इकाई थी, ये लघुत्तम इकाई हुआ करती थी। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ से वहाँ कैसे गए, यहाँ पर साम्राज्य विस्तार कैसे था, वो सारी चीज़ों के बारे में याद रखना है। ठीक है, प्रारंभिक पेशा इनका था पशुपालन। प्रारंभिक पेशा क्या था? पशुपालन। स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति, जनक स्थिति। यहाँ पर भी हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन को देखा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी आपको डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया था यहाँ पर सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे इंद्र और अग्नि। ठीक है, इंद्र हुआ करते थे प्रमुख देवता, लेकिन यहाँ पे प्रमुख देवता हो जाएंगे प्रजापति। यहाँ पे प्रमुख देवता हो जाएंगे प्रजापति, जिन्हें सृजन का देवता कहा गया है। तो काफ़ी सारे बदलाव आ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बदलाव हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कहा था ये पुषण कहा था, यहाँ पे किसके देवता थे? शूद्रों के देवता थे। और यही पुषण यहाँ पर आके, यहाँ पर मैंने बोला था किसके देवता थे जी? पशुओं के देवता थे। ठीक है, पुषण पशुओं के देवता थे। यहाँ पर जो पुषण हो जाएगा वो शूद्रों के देवता हो जाएगा, शूद्रों को के देवता हो जाएंगे। इस तरह से शूद्रों को काफ़ी नीची स्थिति में रखा गया था, शूद्रों का काफ़ी शोषण किया जा रहा था उत्तर वैदिक काल में, और हर कार्य के लिए यज्ञ करवाया जा रहा था, जिससे धार्मिक कर्मकांड जो है वो बढ़ते जा रहे थे। कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी श्रोत्रामणि यज्ञ क्या होता है ना, पुरुष मेध यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है। तो सारे यज्ञों के बारे में कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ ऐसे प्रश्न, है ना। तो टाइम हो चुका है, नहीं तो और भी ऐसे ऐसे प्रश्न थे हमारे पास। ठीक है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये सारे प्रश्न थे हमारे पास। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। सिर्फ ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए इस होमवर्क का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास ख़त्म होने के बाद ज़रूर बता दीजिएगा। अभी आगे सर की क्लास होगी, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं अपना क्लास। सभी बच्चों को थैंक यू।